इस वीडियो में हम फिज़िक्स का जो टेस्ट था मेरा, टेस्ट नंबर 9 फुल सिलेबस का, उसको कवर करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले गलत क्वेश्चन को देखते हैं, फिर सही क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करना है, और जितने क्वेश्चन नहीं बने जो इजी थे उनको चेक करना है, क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है देखो, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है, इसमें के टाइम्स कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स को भी ट्रिपल कर दिए तो के का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी का, वोल्टेज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज होता है, इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स बैंक और डिवाइडेड में आर भी होगा क्योंकि वोल्टेज है। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर हम लोग नंबर ऑफ़ टर्न्स को 3 टाइम कर रहे हैं तो एक चीज़ याद रखना, मैं यहाँ गलती की थी कि रेजिस्टेंट को मैं बिल्कुल भूल गई थी कि रेजिस्टेंट भी ट्रिपल होगा क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है। तो ठीक है, तो ये फिर के का वैल्यू दोनों 3 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे प्रॉपर चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन रहेंगे और इसी क्वेश्चन में गलत हो जाएगा तो हम लोग के पास बचेगा क्या, है ना। तो और क्वेश्चन है इनकरेक्ट बताना है न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। पहला है दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज तभी लगता है जब 0.8 फेम्टोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में मेंशन भी है। ठीक है, अगर 0.8 से कम है तो रिपल्सिव फोर्सेस लगने स्टार्ट हो जाता है, इसलिए दोनों टाइप का फोर्स लग सकता है। ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं। सेकेंड है नॉन सेंट्रल फोर्सेस, तो नॉन सेंट्रल फोर्सेस बिल्कुल सही है, बिकॉज नॉन सेंट्रल क्योंकि सेंटर की तरफ नहीं लग रहा है, सेंटर की तरफ लगने वाले को सेंट्रल बोलते हैं, जैसे कि सेंटीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, एफ सेंटीपिटल जो पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में। थर्ड है देज आर चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब है कि न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। यहाँ सिर्फ टू प्रोटॉन के बीच में पूछा ज़रूर है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस सब के बीच में लगता है, जितने भी न्यूक्लियॉन्स के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, तो सब कॉम्बिनेशन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन सबके बीच में लगता है, और सबका फोर्स का जो वैल्यू होता है वो बराबर ही होता है। ठीक है, तो मतलब कि न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है जो कि चार्ज नहीं है, तो इसलिए चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर चार्ज पर डिपेंड करता तो न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स नहीं लगता। ठीक है, तो तीसरा भी सही है, और ये एनसीईआरटी में बिल्कुल लास्ट पॉइंट में दिया है न्यूक्लियर फोर्स के। ठीक है, टॉपिक में। फोर्थ है देज आर शॉर्ट रेंजेस फोर्सेस, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस ही होते हैं। अब 155 के बाद देखते हैं, तो ऐसी गलती ना करें मेरे जैसे। मैं इस क्वेश्चन को क्या भूल गई थी, मैं पढ़ी ज़रूर थी लेकिन मैं भूल गई थी, कि याद ही नहीं आ रहा था कि क्या है। इस क्वेश्चन में क्या है कि वेलोसिटी दिया है मीडियम का और वैक्यूम का। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो हम लोग मीडियम का जो वेलोसिटी होता है वो वैक्यूम के वेलोसिटी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, जो भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई म्यू करते हैं। तो यहाँ पे सी डिवाइडेड बाई क्या दिया है, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम दिया है, इक्वल टू 1/म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू दिया है ना 5/4, 4/5 वो 1/म्यू का वैल्यू दिया, और साइन आई सी इक्वल टू होता है 1/म्यू, तो 1/म्यू की जगह में क्या रख देंगे, पूरा 4/5 रख देंगे। तो आई से निकालना है तो साइन इनवर्स हो जाएगा 4/5, और 4/5 का वैल्यू क्या होता है, 53 होता है। ठीक है, और साइन 3/5 का वैल्यू कितना होता है, 37। अगर 3 है तो 37 होगा, कम ऐसा करके याद रखना, ट्रिक है। ठीक है, ऐसे याद रखने का। उसके बाद देखते हैं 169 में क्यों गलत हुआ। ये क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ बिकॉज मेरे को लग रहा था कि मैं ऐसा क्वेश्चन पढ़ी हूँ। ठीक है, इसलिए मैं तुक्का मारती, लेकिन तुक्का मेरे को बिल्कुल नहीं मारना था। ठीक है, क्योंकि एकदम लग रहा है ना 100% श्योर कि यही 6 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन किया हुआ तभी मारना। ठीक है, मेरे को लग रहा था मैं ऐसा पढ़ी हूँ, जबकि मेरे को इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है और क्या, ये सब थोड़ा सा मतलब ठीक है, परपेंडिकुलर बोला है तो ये सब लगाना है, लेकिन ये सब मेरे से लगता नहीं है। ठीक है, काइनेमेटिक्स का इतना दिमाग मेरा लगता नहीं है, लेकिन इजी है, देख लो, सॉल्यूशन जिसको आता है उसके लिए इजी है। ठीक है, मेरा तो इतना दिमाग नहीं लगता है, तो आप लोग देख लेना अगर सही बनता है तो। उसके बाद है 72, इसमें क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको चार्ज कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस V से, और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, चार्ज जो होता है ना Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि देखो अगर हम लोग बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिए तो कोई बाहर से चार्ज तो आ नहीं रहा है, चार्ज तो अब कांस्टेंट हो गया है ना बाहर आ रहा है ना जा रहा है, तो इसलिए चार्ज कांस्टेंट हो गया। और इसमें आप पूछ रहा है कि हम लोग अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिए, ठीक है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है उसको बढ़ा दिए तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पर क्या असर पड़ेगा प्लेट के। तो हम लोग को पता है क्यू इक्वल टू कांस्टेंट है, क्यू इक्वल टू होता है सी वी, ठीक है, सी इंटू वी। तो Q इक्वल टू सी वी होता है और C इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और D को बढ़ा रहे हैं तो C क्या होगा डिक्रीज़ होगा, और C डिक्रीज़ होगा तो V क्या होगा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C है ना। तो फिर V क्या होगा, अगर हम लोग C को बढ़ा रहे हैं मतलब डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो C कम हो रहा है, और C कम हो रहा है तो V बढ़ रहा है। या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के, ठीक है, V में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो V भी बढ़ेगा। तो मेरा ये पता था लेकिन मैं भूल गई थी कि डिस्कनेक्ट करने पे क्या होता है, और 2 कंडीशन होता है ना कैपेसिटर वाले में, तो मैं भूल गई थी, ठीक है। Q कांस्टेंट होता है, मेन ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद 180 क्वेश्चन में है एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी बोला है, ठीक है, एवरेज बोला है तो वो कांस्टेंट होता है भाई 3/2 kT, वो है कांस्टेंट, ठीक है। इसमें गलती मत करना, ये मत सोचना कि जो हम लोग F/2 NR डेल्टा टी पढ़ते हैं ना वो वाला मैं सोच रही थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये अलग है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है तो वो क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें गलती मत करना, मेरे जैसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैं भी नहीं होंगी अगली बार से। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है यार, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन हो जाएगा, और स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। जो लास्ट यहाँ पे देखना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखना फोर्स बाई एरिया को उधर डिवाइड कर दिया गामा इंटू डेल्टा L बाई L क्या है स्ट्रेन है। तो यहाँ पे स्ट्रेन दिया है देखो 32% है ना, तो स्ट्रेन को 32 दिया है, परसेंटेज को चेंज करोगे 32/100 आ जाएगा। देखो ये चेंज किया है डेल्टा L बाई L को, तो इसको किया है तो पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट था, पता नहीं मैंने क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो मैं तो नहीं करूँगी ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब मेरे को नहीं करना चाहिए था क्वेश्चन को, कि एक तो थोड़ा सा मतलब समझने में मेरे को दिक्कत हुआ क्वेश्चन को, तो मेरे को नहीं करना चाहिए था ये क्वेश्चन, भी नहीं करना चाहिए था, ठीक है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है लैंग्वेज में, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये है, देख लो, इसका आंसर है सेकेंड वाला B और C, ठीक है। मैं जस्ट अपोजिट A और D लगाई थी। थोड़ा समझ सकते हैं। उसमें क्वेश्चन पूछा है कि कॉइल है उसको रेडियली एक्सपेंड कर रहा है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कोई उसमें जो इंड्यूस EMF है वो इंड्यूस होता ही नहीं है, तो उसका रीज़न बताना है कि क्यों इंड्यूस नहीं होता। तो हम लोग जो फाई पढ़ते हैं 3 वजह से, मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं ना फाई इक्वल टू BA कॉस थीटा पढ़ते हैं, तो कॉस थीटा देखो, या तो कॉस थीटा 90 हो गया, मतलब थीटा एंगल जो है वो B और A के बीच में 90 हो गया। तो ये जो लैंग्वेज दिया है ना सबको देख लेना, ठीक है। मतलब 3 ही कंडीशन होता है, या तो BA के बीच में 90 हो गया तो cos 90 0 हो जाएगा, तो कोई इंड्यूस में मतलब 0 होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, उसी कंडीशन को यहाँ पे पूछा है। 199 में है कॉनकेव मिरर है, तो फार्मूला होता है F डिवाइडेड बाई F माइनस यू। मैंने यहाँ पे गलती किया है, यहाँ पे दो ही डाटा दिया हुआ है, एक तो मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है कितने टाइम्स हो जाता है 3 टाइम्स लार्जर, और एक तो डिस्टेंस दिया है यू का वैल्यू दिया 20 सेंटीमीटर, दोनों को साइन के साथ पुट करना है। मैं M को जो मैग्नीफिकेशन है उसको साइन के साथ पुट नहीं की थी, क्योंकि देखो ना खुद यार मैग्नीफिकेशन कॉनकेव वाले में क्या होता है इन्वर्स, मतलब कि जो उल्टा बनता है, उल्टा बन रहा है मतलब माइनस में जाएगा, तो मैं गलती की थी कि मैं साइन नहीं ली थी, इसलिए मेरा आंसर अलग आ रहा था 30 आएगा अगर साइन नहीं लोगे तो, ठीक है, और साइन के साथ लोगे तो करेक्ट आंसर आएगा। तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है। 31% लोग मेरे साथ कंफ्यूज हुए थे इस क्वेश्चन में, तो ना करें ऐसी गलती, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये देखो ये गलती वाला हो गया। अब देखते हैं जितना करेक्ट हुआ है उसमें वो तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट वाला, पर फिर भी देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि लाइक एंगुलर मोमेंटम विच अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो यार हम लोग को इतना पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n² होता है, मैग्नेटाइज का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ऐसा कौन सा इसमें से और क्वान्टिटी है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n में मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। देखो इसको ना ऐसे सॉल्व करके रखा है, तो इसमें हम लोग 2-3 फार्मूला को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है।
एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है NIA, ठीक है, उसको रिवाइज कर लिए। वेलोसिटी मतलब ठीक है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब Z/N होता है, Z कॉमन है, तो ये सारा एटम वाले चैप्टर में सारा पढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को देखो ना तो एक ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा कि एनर्जी सब इनवर्सली टू होता है, तो एलिमिनेट कर दो सारा, तो बचेगा 2 ही। मैंने ऐसे किया था, इसमें मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया था, ठीक है, सोचा दिमाग लगाया बस यही किया, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, मतलब ठीक है, तुरंत ही कर लिया था, ऐसे ही दिमाग लगा के एलिमिनेट करके। बाकी और ये सब देख लेना, मतलब कर सकते हैं ऐसा भी, एकदम एग्जैक्ट आंसर ला भी सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। तो A और C जो है ना एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो पहला वाला गलत है क्योंकि A1 और 3 का डायरेक्शन में भी इसमें साइन दे दिया है तो गलत है, ठीक है। 1 और 2 मतलब A और B, 1 और 2 या फिर 3 और 1, ये दोनों में डायरेक्शन देना चाहिए, मतलब डायरेक्शन देना चाहिए था उसको। 1A और B और C और A है ना, तो ये सब मतलब वही वाला वो बताया है, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, डाइपोल वाला जो एक्सियल और परपेंडिकुलर बोलना चाहिए, या फिर हाँ वही बोलना चाहिए, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगाया। परपेंडिकुलर में डायरेक्शन अलग होता है, ठीक है, तो ये अच्छा था रिवाइज करने के लिए। बाकी कार्नोट इंजल का डायरेक्टली फॉर्मूला है T2 - 1 - T2/T1। इस वाले क्वेश्चन में देखो, जब भी फिजिक्स में Q निकालना होगा तो क्या करेंगे, Q = ΔU + W, ये फार्मूला होता है। जस्ट केमिस्ट्री में ΔE = Q + W होता है, ये चीज़ भूलना मत। और इसमें वर्क डन होता है -P∆V, केमिस्ट्री में होता है, इसमें सिर्फ +P∆V होता है, ठीक है। तो इसमें देखो वर्क डन मतलब डायरेक्टली हम लोग को क्यू देखना है, तो क्यू देखने के लिए मैंने क्या किया था, मेरा इसलिए सही हुआ था बिकॉज ऑफ फर्स्ट वाले केस में क्या है कि फर्स्ट वाले पाथ में वर्क डन ज़्यादा है, मेरे को दिख रहा है, ठीक है। पाथ अलग अलग मान लोगे तो एरिया ही तो होगा ना, जो भी V से रिलेटेड एरिया है, वॉल्यूम अंडर वॉल्यूम रिलेटेड जो एरिया है उसको देखेंगे, तो जो पहला वाला लूप है उसमें ज़्यादा वर्क डन मिलेगा क्योंकि वो ऊपर साइड पे है, ठीक है। तो इसमें वर्क डन ज़्यादा होगा, तो क्या बोलते हैं, जिसमें वर्क डन ज़्यादा होगा उसमें क्यू भी ज़्यादा होगा, क्योंकि क्यू = डेफिनेटली हम लोग को U + W ही निकालना है, मतलब W जिसका ज़्यादा है वो डेफिनेटली बढ़ाएगा क्यू की वैल्यू को, तो पहला वाला पाथ जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब बाई पाथ 1 = 2, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू आएगा, वर्क डन ज़्यादा है। उसके बाद देखते हैं 162, इसमें डायरेक्टली फार्मूला पुट करना है, ठीक है। 5 सिस्टम है ना, अब उसमें बोल रहा है कि सेंटर पे कितना होगा, तो 5mr² हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, डिस्क है। डिस्क है तो खुद का नहीं लेगा क्या, अच्छा नेग्लिजिबल मास लिखा है, ओके ओके, मतलब डिस्क का नहीं लेना है, बाकी जो भी मास है वो सबका लेना है, ओके। तो ये इजी था, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ मिस कर रही थी जो कि यहाँ पे रिवाइज हो गया, ठीक है। अब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ मेटालिक वायर इज डबल कर रहे हैं, तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज E, इलेक्ट्रिक फील्ड E, टाउ / m जो लिखा है वो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है V, ठीक है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के, तो डेफिनेटली क्या हो गया, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी डायरेक्टली हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के, तो उसको डबल करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसको तो करके ही आना है, ये लॉजिक गेट तो सबसे बन जाता है, ठीक है। तो इसको नहीं देखेंगे। एक्सरे के बारे में करेक्ट चारों है, ठीक है, इजी है, मतलब पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ने से कि सही है चारों। एक्सरे आर इमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाइल गामा रे आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर ट्रांजिशन।
एक्सरे हैव लेस पेनिट्रेटिंग पावर। देखो जिसका एनर्जी कम होता है, ठीक है, वो लेस पेनिट्रेटिंग होता है। तो RMI, VU, अल्फ़ा, गामा, C, ठीक है। तो अल्फ़ा पहले आ रहा है, मतलब एक्सरे पहले आ रहा है, फिर गामा बाद में आ रहा है ना। और ये क्या है, लैम्डा के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो लैम्डा के डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो गामा का एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो उसका पेनिट्रेटिंग ज़्यादा होगा और एक्सरे का कम होगा। तो यही लिखा हुआ है सेकंड में कि एक्स का कम होता है गामा का कंपेरिजन में। सेकंड भी सही है ना। फ्रीक्वेंसी का थर्ड दे दिया है तो सब कुछ सही है, ठीक है। एक मैंने ट्रिक भी बनाया है इसके ऊपर। इसमें क्या करना है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ पूछा है, डायरेक्टली सब कुछ पुट करना है, ठीक है। इस फार्मूला में NEA/BD, ठीक है, ΔΦ/ΔT NBA डिवाइड बाई T, ठीक है। बिकॉज इसमें सब कुछ दिया हुआ है, लेंथ, वेल्थ एंड पर यूनिट लेंथ भी दिया, सोलेनॉइड दिया है, सब कुछ B = μ0 NI सब पता रहता है जनरली सबको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। ये तो प्रीवियस ईयर ही आया था, मतलब शायद नेट 2022 में आया है। पहला पीरियोडिक पूछ रहा है तो साइन और कॉस का फंक्शन ही पीरियोडिक होगा, ठीक है, बाकी सब नहीं होता है। 189 में क्या है कि PN जंक्शन दिया हुआ है, उसमें बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले चेक करना है कि फॉरवर्ड में कौन सा होगा। तो पहला वाला जो ऊपर वाला दिया है उसका जो P है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, और नीचे वाला जो है वो उसका P जो है नेगेटिव से है तो वो रिवर्स बायस हो जाएगा। और वो वाला जो लूप है उसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा, बिकॉज जो आइडियल जो डायोड होता है उसमें रेजिस्टेंट जो होता है रिवर्स बायस में हो गया तो उसका रेजिस्टेंट बहुत इनफाइनाइट होता है ना। तो इसका इस वाले लूप में क्या करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो पहले वाले ऊपर वाले लूप में करेगा तो रेजिस्टेंस जो आएगा वो दोनों को मिला के 10-10-20 हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बार बार आता है। ये भी बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या, सबसे पहले इसमें I1 पूछ रहा है, जेनर वाले से जो करंट जा रहा है वो पूछ रहा है। उसके लिए हम लोग जो उसके राइट साइड में जो आउट साइड जा रहा है उसमें देखेंगे I कैसे निकल रहा है। तो इसमें R दिया हुआ है और V जो है, V किसका होगा, पैरेलल में है VZ के पैरेलल में, तो VZ का ही जो वोल्टेज होगा वो वहाँ होगा, ठीक है। तो I = V/R होगा, 2/10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो जो भी करंट आया 2/10 का मतलब 0.2 करंट आया, ठीक है। अब ये वाले जो बड़ा वाला लूप है उसमें देखते हैं कि 10 वोल्टेज है, 10 में से 2 इधर चला गया, ठीक है, VZ में, तो 8 वोल्टेज बचा। और जो I निकालना है तो ये टोटल I हो गया, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा, 8/10 तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल 0.8 है और हम लोग राइट साइड में क्या निकाले हैं 0.2, तो बचा कितना 0.6, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी तरीका होता है निकालने का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कॉमन है, एकदम बेसिक सर्किट है, ठीक है। तो बेसिक सर्किट आना ही चाहिए। इसमें है कि एयर बबल को डबल कर दिए, ठीक है। द रेडियस ऑफ द एयर बबल इज़ डबल दैट अनदर द रेशियो ऑफ द एक्सप्रेशन इन द बबल विल बी, ठीक है। तो ये फ्लूइड का क्वेश्चन है, तो ये मेरे से इसलिए बन गया बिकॉज इसमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी वाला क्वेश्चन पूछा है। तो देखो अगर कोई चैप्टर नहीं भी आता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला पता है, एटलीस्ट प्रोपोर्शनैलिटी में क्या हो रहा है थोड़ा बहुत तो पता ही रहता है, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो डबल कर रहे हैं तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्सली है इसलिए। तो ये ईजी था। अब उसके बाद देखते हैं 97 है। इसमें क्या करना है, इसमें इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है और F और V दिया है तो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद है ये रेड लाइट को जनरली यूज टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल स्लिट इफ़ द ब्लू लाइट इज़, देखो विप की ओर पढ़ते हैं लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, ठीक है। तो अब जो रेड है वो सबसे ज़्यादा लैम्डा है उसका, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि ब्लू लाइट का लैम्डा क्या होगा, रेड के कंपेरिजन में कम होगा, ठीक है। और इसमें पूछ क्या रहा है कि द डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, डिफ्रैक्शन पैटर्न का मतलब मान लो फ्रिंज विड्थ जो हम लोग निकाल रहे हैं, कितना चौड़ाई हम लोग को इंटेंसिटी का मिलेगा, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्डा के प्रोपोर्शनैलिटी में होता है, ठीक है। तो लैम्डा के प्रोपोर्शनैलिटी में देखो डिफ्रैक्शन में एंगुलर फ्रिंज विड्थ ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे, है ना। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो हम लोग मैक्सिमा बनाते हैं ना तो 2 थीटा होता है, ठीक है। 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई A, ठीक है। और कैपिटल D इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछा है, सिर्फ
फ्रिंज विड्थ पूछता है तो इनटू में डी होता है, जैसे कि YDSE में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बता रही हूँ ये एकदम ना क्या बोलना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो छोटा छोटा पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से इसको याद कर पाई हूँ, ठीक है। तो मतलब याद रहना बहुत मुश्किल है कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब बार बार रिवाइज करेंगे तो याद होगा। फिर तो इसमें क्या होगा कि लैम्डा के प्रोपोर्शनैलिटी में है, तो लैम्डा कम हो रहा है तो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही तो करेगा, पूरा जो विड्थ है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जो पैटर्न है वो भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए मेरे से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नहीं बना। तो ये बहुत इजी था, ये क्वेश्चन मेरे को बना ही लेना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में मेरे और आया था जिसको कि एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे क्या दिया, एक लूप मान लो एक, ठीक है, सर्कुलेटिंग करंट है, इलेक्ट्रॉन उसमें जा रहा है, तो फिर उसका जो करंट होगा वो Q/T हो जाएगा, और इसको चेंज कर लेंगे T को। फिर इसमें स्टेप 2 में क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या बोला है देखो, इसमें इस यूनिफॉर्म स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, और फिर मैग्नेटिक फील्ड B सेंटर में प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर रेडियस क्या होगा ये पूछा हुआ है। तो हम लोग B का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि μ0I/2R होता है एक सर्कुलर लूप के लिए, ठीक है, कंप्लीट लूप है उसके लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बी जो I है ना, I की जगह पे इसको पुट कर देंगे, और यहाँ पे जो R² आ रहा है उसको R को उधर लेके जाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मेरे एक और टेस्ट में और क्या क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन ही था, लेकिन उसका जो एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में भी लाना था यहाँ पे, ठीक है। तो L = mvr होता है, और यहाँ वहाँ पे पूछा था कि किस चीज़ के बारे में पूछा था, वहाँ पे भी शायद रेडियस नहीं पूछा था, वहाँ पे वेलोसिटी पूछा था, क्या पूछा था, ऐसा ही कुछ पूछा था, ठीक है, कुछ तो पूछा था मेरे ख्याल से, याद नहीं आ रहा, पर रेडियस ही पूछा था या कुछ पूछा था, जिसका आंसर मतलब जिसमें एंगुलर मोमेंटम को भी रिलेट किया था, ठीक है। तो L = mvr कर देना, और जो भी जहाँ पे भी v या फिर r जहाँ भी पुट करवाएगा उसको कर देना, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चुनिंदा चीज़ें हैं ये। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं लाइमन का, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है यार, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, इसका मतलब एनर्जी मैक्सिमम है। एनर्जी मैक्सिमम का मतलब क्या, जब हम लोग जो लाइन पढ़ते हैं, पहला लाइन, दूसरा लाइन, फिर इनफाइनाइट लाइन, तो एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है। तो एनर्जी बढ़ रहा है मतलब जो मैक्सिमम एनर्जी होगा वो इनफाइनाइट से लेके पहले तक आ रहा है, लाइमन का मतलब पहला हो गया, तो इनफाइनाइट से पहला आएगा उसको F1 बोल रहा है, ठीक है। फिर सेकंड केस में देखो F2 बोल रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ कि जस्ट उसके N1, लाइमन का मतलब N11 हुआ, फर्स्ट लाइन का मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला, तो F2 उसको बोला है। फिर F3 किसको बोल रहा है कि F3 फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज़ लिमिट ऑफ बामर सीरीज़, बामर सीरीज़ का सीरीज़ लिमिट बोल रहे हैं, बामर सीरीज़ का सीरीज़ लिमिट बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ये है ना, बामर सीरीज़ किसको बोलते हैं, N = 2 को बोलते हैं, ठीक है। और उसका सीरीज़ लिमिट का मतलब हो गया कि सीरीज़ लिमिट बोले चाहे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम एनर्जी बोले, उसका मतलब हो गया कि N इनफाइनाइट से लेके जो भी बोल रहा है, बामर बोल रहा है, लाइमन बोल रहा है, वहाँ तक आएगा। तो बामर बोल रहा है इसलिए N = 2 आएगा। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर बोलता है तो N = 3 पे जाके गिरता, ठीक है। तो अब क्या करना है यार, फ्रीक्वेंसी दिया है, एनर्जी के टर्म्स में इसको लिखते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है उसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए F1 जो है वो F2 + F3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर F1 - F2 उसको उधर लेके जाएंगे F2 को, तो F1 - F2 = F3 हो जाएगा, और वो पहले ऑप्शन में। ये बहुत ईजी था, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं किया कि कहाँ पे से कहाँ कितना मैक्सिमम कैसे बोल रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं किया था, ठीक है। अब आते हैं 159 में, ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोल रहे 3 आइडेंटिकल पार्टिकल है, ईच का मास दिया हुआ है, लोकेटेड है एक वर्टेक्स पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के, जिसका साइड है A, ठीक है। द एस्केप स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है, तो हम लोग इसके एस्केप स्पीड के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो किसी एक पे से हम लोग क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी दे के हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट तक हम लोग उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं रहेगा, ना ही पोटेंशियल रहेगा, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे उसको दे रहे हैं तो उसको वेलोसिटी भी दे रहे हैं, वी एस्केप भी दे रहे हैं, ठीक है,
मतलब काइनेटिक एनर्जी भी होगा, और यहाँ पे है एक पार्टिकल जो भी है, ठीक है, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो एक मास है, यहाँ पे एक मास है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा पहले देख लेते हैं, -GMM डिवाइडेड बाई साइड लेंथ जितना भी उसका डिस्टेंस है, ठीक है। और जो सेकेंड वाले के लिए भी सेम हो जाएगा, तो दोनों के लिए निकालेंगे तो GM² डिवाइडेड बाई A आ जाएगा और 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में माइनस माइनस साइन है। और इसको अप्लाई कर देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन को, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ फाइनल वाला हम लोग क्या 0 ले रहे हैं, क्योंकि उसके पास फाइनल पे नहीं रहेगा कुछ भी, ना काइनेटिक रहेगा ना ही पोटेंशियल, ठीक है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ कराता है बहुत सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ½ mv² ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी पूछ रहा है, यहाँ पे भी इसके पूछ रहा है, तो उसको निकाल लेंगे। ये बहुत इजी था, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं किया, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली मतलब क्वेश्चन नहीं किए हैं, ठीक है। मतलब तो ज़्यादा जिस क्वेश्चन को किए रहो ना, वही क्वेश्चन मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ना मतलब लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में देखो एक क्वेश्चन देखो, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे है, एट y = a पे, ठीक है। उसको क्या कर रहा है, रिलीज़ करने का मतलब वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या है, 0 है। रिलीज़ वर्ड, देखो ये रिलीज़ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है, ठीक है। काइनेमेटिक्स में तो बहुत जगह काम आएगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, E = -4yj दिया है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द रीचिंग ओरिजिन विल बी, ओरिजिन पे जाएगा तो पार्टिकल का क्या बोलना चाहिए, स्पीड क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब ½ फाइनल माइनस V इनिशियल के स्क्वायर होता है, तो V इनिशियल तो रिलीज के इसलिए 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, W निकालना। W के लिए यहाँ पे क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा F = QE, और फिर उसके बाद वर्क इक्वल टू होता है FDR होता है, क्योंकि वेरी कर रहा है, जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, जो y है उसके साथ में, तो इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा वर्क डन को FDR से, ठीक है। तो ये बहुत लंबा हो गया, क्योंकि मैं इतना तो लंबा सोच नहीं सकती, कभी नहीं सोच सकती, सच में नहीं सोच सकती कि यहाँ से इसको पुट करो, फिर इसका इसको इंटीग्रेट भी करो, फिर भाई इंटीग्रेट का वैल्यू भी पुट करो, फिर तब जाके जो फाइनल और इनिशियल का वो भी सोचो, फिर उसको पुट करो। कितना लंबा है ये, कैसे सोच सकता है कोई इंसान। मैं तो एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं सोच सकती, भले एनालिसिस करने के बाद सोच सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या दिया, एक बॉय है, ठीक है, उसको डिस्क के ऊपर खड़ा होना है, ठीक है। वो डिस्क घूम रहा है, ठीक है, वो बेचारा अपना हाथ को फैलाया हुआ है, ठीक है। फिर वो अपना हाथ को क्या करते हैं, अपने पास लेके आता है। अपने पास लेके आएगा तो उसका मोमेंटम जो होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, फैक्टर ऑफ m से डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो द न्यू जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर स्पीड है डिस्क का, वो 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। अगर डिस्क का एंगुलर मोमेंटम 2 टाइम्स हो रहा है, तो बेचारे जो खड़ा है, जो बालक, जो बॉय खड़ा है उस डिस्क के ऊपर, उसका भी मोमेंटम क्या हो जाएगा, मतलब जो स्पीड हो जाएगा, वो न्यू स्पीड, वो भी उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। अब इफ़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉय इज़ I0, ठीक है, बॉय का I0 दिया है, ठीक है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर देखो इसमें इतना लंबा लगाना है, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करना, इतना लंबा भी नहीं हो, पहले वाले से तो कम ही लंबा है, फिर भी देखो ऐसे निकालना है, इनिशियल निकालना है, फाइनल निकालना है, दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है यहाँ पे, क्योंकि मतलब एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा ना, ये इसमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो बॉय का जो डिस्क का निकालना है, ठीक है, और बॉय का I0 दिया है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो m टाइम्स डिक्रीज़ होगा, है ना, क्योंकि वो अपना हाथ को पास ले आया, ठीक है, अपने साइड ले आया, पुल किया, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और 2 टाइम्स दोनों का हो जाएगा, और यहाँ से करके दोनों को कंपेयर करेंगे इनिशियल और फाइनल को, तो क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना वो भी नहीं है, ईजी ही है, लेकिन पता होना चाहिए। ईजी तब होगा जब पता होना चाहिए, दिमाग क्लिक करना चाहिए, मेरा तो करता ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। अब देखो इस क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर वाला पूछा, देखो ये क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। इसमें हाँ ये सब फॉर्मूला डिवाइस कर सकते हैं, जैसे E =
KL1 होता है, ये वो वाला फार्मूला तो ठीक है, लेकिन देख लो, मैं नहीं कर सकती क्वेश्चन। अब आते हैं 167 पे। देखो ये वाला फार्मूला याद रखना है यार, ये कर्व सरफेस के लिए μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r, ठीक है। जब भी अब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो कर लेना, ठीक है। मेरे को ये क्वेश्चन याद नहीं था क्योंकि ये इसको अप्लाई करने नहीं आता है, ये वाला जो फार्मूला है कर्व सरफेस वाला, क्योंकि मैं कभी अप्लाई की ही नहीं हूँ, क्वेश्चन सॉल्व की ही नहीं हूँ इस पर। लेकिन फिर भी अब टेस्ट में आया है मेरे तो याद कर लेती हूँ, क्या पता मेरे फंस जाए नीट में, ठीक है। तो इसमें u जो है उसको साइन के साथ लेना, v को भी साइन के साथ लेना है ना, r तो यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो सब कुछ पुट करना है यहाँ पे, तो वैल्यू आ जाएगा इसका, ठीक है। और ये v इन्फिनिटिव क्यों हुआ समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये टकरा रहा है इसके सरफेस पे, फिर पैरेलल हो जा रहा है। भाई पैरेलल हो जा रहा है तो इनफाइनाइट पे ही तो बनेगा ना। ये सोचो, ये खुद से दिमाग लगाना था, ये वाला जो v इन्फिनिट है वाला, बाकी सब दिया है। आयरन बॉल को इमर्ज कर देते हैं तो थ्रस्ट फोर्स इन द रेशियो इतना दिया है, देन द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द बॉल, ठीक है। इसको मैं नहीं बना पाई बिकॉज इतना तो पता था ना यार, F इक्वल टू रो VG होता है, इतना तो पता था। और रो VG तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3, वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है यार, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। ये चीज़ सोच नहीं पाई मैं, मतलब इतना तो देखो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है एटलीस्ट उसका फार्मूला आता है ना, तो प्रोपोर्शनैलिटी वाला अगर फंस गया क्वेश्चन, ठीक है, तो तुम्हारा लक है भाई, अगर तुमको आता है तो, ठीक है। तो लक ऐसे काम करता है, समझ में आ रहा है। तुम मेहनत करोगे उसी पे लक काम करेगा, ऐसे नहीं कि बिना मेहनत के लक काम कर गया, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड वाला 1:2 हो गया, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हो गया। रो VG इतना तो पता है, रो VG होता है जो थ्रस्ट फोर्स होता है, बस इतना ही इजी क्वेश्चन पूछना था इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बना नहीं सकती, ये है, ये भी नहीं बना सकती, ये भी नहीं बना सकती मैं, तो स्ट्रॉन्ग करने का क्या ही है। और ये वाले क्वेश्चन में देखो सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग का, तो देखो जो हॉरिजॉन्टल में है वो तो T sin थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे जब कंपोनेंट करोगे ना, T होगा T cos थीटा, नहीं T sin थीटा होगा लेफ्ट में, ठीक है। तो जो T sin थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, देखो ये वाला, यहाँ पे देखो T sin थीटा इक्वल टू जो बाहर जो स्यूडो फोर्स यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो वो बराबर होगा, इन दोनों को बराबर करेंगे तो m² r इक्वल टू हो जाएगा T sin थीटा। अब साइन थीटा की जगह पुट कर देंगे यहाँ से लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो r/l हो जाएगा, l का वैल्यू 1 दिया है तो r के प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा को r लिख देंगे तो r कट जाएगा। अब t इक्वल टू m²² आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, m का वैल्यू 2 दिया है, ओमेगा का वैल्यू 2/π दिया है, 2/π। अरे नहीं, ऐसी गलती मत करना, ठीक है, मेरे जैसे देखा बस। रिवॉल्यूशन पर मिनट पर सेकंड दिया है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ओमेगा निकाल लेना, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू 2/π इंटू मतलब 2πf होता है ना, तो f की जगह 2/π रख देना तो 4 आ जाएगा। तो ओमेगा 4 आ गया और 2, 4 चौको 16, 2 32, ठीक है। इसमें क्या है भाई, इसमें लैम्डा पूछ रहा है, V2 दिया है, 2 वोल्टेज दिया है, 1 लैम्डा दिया है, प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू h/mv होता है, mv मतलब मोमेंटम है, मोमेंटम को क्या लिखते हैं, p इक्वल टू √2m/kV, काइनेटिक एनर्जी v पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल के भी क्या हो गया, इन्वर्सली हो गया कौन सा, लैम्डा, ठीक है। तो इसमें मतलब लैम्डा 2 पूछा है, लैम्डा 1 दिया है और V1 V2 भी दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत इजी ये क्वेश्चन था, लेकिन मैं पता नहीं मतलब दिमाग काम नहीं करता यार वहाँ पे। देखो अगर मैं ये सब इजी क्वेश्चन को चूज़ कर लिए रहती और जो कठिन क्वेश्चन को जो गलत करके आई उसको नहीं किए रहती तो मेरा मार्क्स बढ़ जाता, सिंपल सी बात है। पर उस 1 घंटे बचते हैं यार, 1 घंटे में तुम कैसे अपने आप, 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा भी बचता है, मान लो 10 मिनट ज़्यादा बच गया फिजिक्स के लिए, तो
उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में अपने आप को, अपने दिमाग को एकदम खुला रखना, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन बिकम डिक्रीज, ये वाला मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता है, पर फिर भी मतलब थोड़ा ज़्यादा ही थ्योरेटिकल एकदम कंसेप्चुअल पूछ लिया भाई। ये बिल्कुल भी नहीं आता मेरे को, गीज़र वगैरह ये सब दे देता है, क्वेश्चन देख के ही नहीं आता मेरे को। इसमें तो बहुत कैलकुलेटिव है यार, मतलब इजी है बस कैलकुलेटिव है। देखो एक्सेल कैलकुलेट करो और ओमेगा एल कैलकुलेट करो, मतलब एक्सेल और एक्सी दोनों कैलकुलेट करो। आर तो दिया ही नहीं है, एल सी क्योंकि एल और सी बस है तो फिर दोनों का जेड निकालेंगे तो आ जाएगा एक्सेल माइनस एक्सी। और स्क्वायर है तो आर नहीं है तो इसलिए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ जेड इक्वल टू एक्सेल माइनस एक्सी बचेगा। बस एक्सेल अलग से निकाल लो, एक्सी अलग से निकाल लो, ईजी है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन ये ठीक है, ये वाला जो दिया है उसको 3 पाई को 3 पाई ही रहने देना, बस ये 10 टू द पावर को उधर 10 10 को ऐसे रखना, क्योंकि ऑप्शन में भी ऐसा टाइप दिया है ना, तो इसलिए अपना दिमाग लगाना, ठीक है। तो इसका आंसर 3rd आएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, देखो इतना इजी क्वेश्चन है ना, लेकिन मेरे को इसका फार्मूला नहीं पता था, ठीक है। मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, इसका फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, है ना। और NIA देखो लिखा है, IA डिवाइडेड बाई वॉल्यूम लिखा है, तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं A × L, मतलब कि क्या हो जाएगा डायरेक्टली, मतलब A × L लिखेंगे तो A तो कट जाएगा ऊपर नीचे से, नीचे में L बचेगा, ऊपर में I बचेगा। I का मतलब हो गया, I मतलब करेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। इतना इजी था भाई, इतना इजी। 57% लोग देख रहे हो, तो ठीक है 57 तो काफ़ी परसेंट होता है फिर भी, पर इजी था ये भी इजी था। लेकिन क्या ही बताऊँ मैं, इजी चीज़ कंसंट्रेट नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, देखो इसमें क्या बोला है कि बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन फिक्स्ड न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी दिया है, पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई A इक्वल टू 8 दिया है, तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा 8A, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब ये एब्जॉर्ब करते हैं एक न्यूट्रॉन को, ठीक है, जिसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, मतलब ये इक्वेशन बनेगा। देखो जो X है, ठीक है, वो एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी इतने है, तो ऐसे इक्वेशन बनाना है। फिर बोल रहे हैं कि Y जो है इसमें कन्वर्ट होता है Y में, ठीक है, जो कि इमिट करता है एक फोटोन को, जिसकी एनर्जी होता है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Y जो है वो क्या कर रहा है, देखो ये Y का जो मास नंबर होगा A+1 क्यों होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए ना, मास कंजर्वेशन। तो A+1 लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में भी A+1 ही होगा, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है भाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ था ना पहले में, तो बाइंडिंग एनर्जी को इक्वल करना है ना, एनर्जी कंजर्वेशन करना है। तो 8 दिया हुआ था तो पर न्यूक्लियन है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A से मल्टीप्लाई +4 इक्वल टू BY +2BY इन 2 हो जाएगा। देखो मास में तो पर न्यूक्लियन करना है ना, पर न्यूक्लियन मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो बाइंडिंग एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं, तो BY इन 2 में होगा, A+1 भी होगा, ठीक है। देखो ये लास्ट में निकाल रहा है अलग से, ठीक है, लेकिन हाँ पर न्यूक्लियन बोला है, तो पर न्यूक्लियन में बाद में पर न्यूक्लियन क्वेश्चन पूछा है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे तो एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो सिर्फ BY यहाँ पे आएगा, ठीक है। BY+2, क्योंकि BY सिर्फ एनर्जी है, पर न्यूक्लियन पूछता तो डिवाइड में कर देते A+1, और पर न्यूक्लियन ही पूछा है, इसलिए जो आंसर आ रहा है डिवाइड में कर देंगे A+1। तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, छोटा छोटा चीज़ है, ठीक है, जो कि हम लोग सही कर लेंगे तो हमारा मार्क्स बढ़ जाएगा। ये मेरे को बिल्कुल नहीं आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये इतना इजी क्वेश्चन है भाई। पहला प्लेट कैपेसिटर है, उसका क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ठीक है। अब सेपरेशन भी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, फोर्स
है ना, चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ रहा है जो कि चार्ज दिया है, F इक्वल टू क्यू ई होता है, मतलब ई बस निकालना है, और ई होता है जो E इक्वल टू क्या होता है डेल्टा वी बाई डी, डेल्टा वी भी दिया है और डी भी दिया है। मतलब इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा बताओ मुझे, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है, और ऐसे क्वेश्चन मैं छोड़ के आई हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मेरे से सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा मेरे को, तो मेरे से नहीं होगा ये, देख लेना अगर आपसे होगा तो। ये भी मेरे से नहीं होगा। इस क्वेश्चन में ना सिर्फ ये वाला फार्मूला, देखो टीचर पढ़ाते हैं तो मेरे को ये फार्मूला याद है, मेरे टीचर ने पढ़ाया था, ठीक है, जो प्रशांत सर हैं यूट्यूब पे, ठीक है, उन्होंने पढ़ाया था। नीट फिजिक्स कोटा जो ऐप है ना, या फिर जो साइट है ना, जो टीचर पढ़ाते हैं प्रशांत सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार, लेकिन मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये वाला जो डायरेक्टली सर ने फार्मूला बताया हुआ है, ठीक है, mg sin थीटा, देखो जो नीचे जा रहा है उसको F1 बोला है, जो ऊपर, नीचे का मतलब क्या है, देखो इंक्लाइन प्लेन है, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी अप, जस्ट मूव अ बॉडी अप, जस्ट अप करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है इंक्लाइन प्लेन पे वो डबल है, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द बॉडी, जस्ट स्लाइड होने से जस्ट प्रिवेंट करने के लिए जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स से डबल गुना है जो अप लग रहा है जस्ट मूव कराने के लिए, ठीक है। तो F1 इज़ जस्ट 2 टाइम्स ऑफ F2, ठीक है। तो ये डायरेक्टली फार्मूला है यार, अगर फार्मूला पता है तो फिर दोनों को अब क्या करना है, 2 टाइम्स में वो करके निकाल लेना है, tan थीटा तो आएगा, साइन और कॉस है, तो बस इतना ही ईजी था ये, ठीक है। इतना ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन देखो फिजिक्स में मतलब ऐसा है कि तुमको टीचर ने पढ़ाया बहुत अच्छे से, तो ट्रिक भी बताया होगा कैसे कैसे सॉल्व करना है, इसलिए लोग कर पाते हैं मेरे को लगता है। लेकिन मैं हूँ कि क्या करूँ, लेकिन मेहनत तो कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो 196 है, LC ऑसिलेशन का दिया यार, तीनों पॉइंट जो है ना वो एनसीईआरटी में दिया है। सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है, सोच के भी देखोगे ना तो लगेगा सही है, ठीक है, क्योंकि डैम्पिंग में क्या होता है, डैम्पिंग ही होता है ना, LC ऑसिलेशन में डैम्पिंग, वो जो कर्व पढ़ोगे ऐसे पहले एम्पलीट्यूड बड़ा होता है, छोटे छोटे जैसे डिफ्रैक्शन में वो बनता है, वैसी टाइप का ग्राफ बनता है, मतलब कि, ठीक है। तो सेकेंड भी सही है, थर्ड भी सही है, पहला भी सही है, ठीक है। मैं इसको सोच नहीं पाई। उसके बाद ये मैं बना नहीं सकती हेलीकॉप्टर वाला, भाई ये सब मेरे से दिमाग नहीं लगता है, आपसे लगे तो बना लेना, बिल्कुल नहीं लगता है, मैं नहीं लगा सकती नीट में, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन में नहीं लगा सकती, टाइम भी लगता है प्लस नहीं भी बनता है मेरे से, और हो सकता है मैं इसको अटैम्प्ट करने जाऊँ तो मेरे से गलत भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊँगी, आप लोग भी मत बनाना, अगर जो भी टॉपिक, मैं ये नहीं बोली मेरा जो गलत है वो आपका भी हो, ठीक है, तो जो भी हो कर लेना ऐसे, ठीक है।